Hello everyone, welcome again to Fathom Academy. This is our segment of digital demonstrations and simulations. और इसमें हम लोग जो है फिट सिमुलेशंस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने मोशन और फोर्सेस से रिलेटेड कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स देखे थे. तो वो जो पूरा सिमुलेशन है फिट की तरफ से, उसमें वो उसका हाफ पार्ट था. अब जो बचे हुए हाफ पार्ट है उसके साथ आज एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. सो पिछली बार, अब इसमें एक चीज़ यहाँ जो है वो पॉइंट आउट करना हमें ज़रूरी है कि पिछली बार जो हमने सिमुलेशंस परफॉर्म किए थे उसमें फ्रिक्शन कम्प्लीटली एब्सेंट था. तो हो सकता है कि कोई जो है कोई आइडिया या कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पर हमारा जो डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है वो उससे एग्री ना करता हो. ठीक, बिकॉज डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल फिज़िकल लाइफ में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि फ़िज़िकल कम्प्लीटली ज़ीरो या एब्सेंट हो जाए, कि किसी न किसी तरह का रेजिस्टिव फोर्स हर जगह होता है. तो उसकी वजह से जो सिमुलेशन में जिस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उस तरह से एग्जैक्ट हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा. सो दिस वाज अ पॉइंट टू बी मेड. एंड सो आज हम जो बात करेंगे उसमें हम फ्रिक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे. तो ये हमारा सेटअप है एंड इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट मासेस के, फोर्स, वैल्यू, मास, स्पीड, ये सब दिया हुआ है. और फ्रिक्शन जो है वो हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं. हम फ्रिक्शन ज़ीरो भी कर सकते हैं, मैक्सिमम जो भी सेटअप में है वो उसको मैक्सिमम सेट कर सकते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ पर हमें थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है. फ्रिक्शन दो तरह से हम उसको कैटेगराइज करते हैं. एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है और वो मूव करने की कोशिश करता है, वी कॉल दैट इम्पेंडिंग मोशन. उस सिचुएशन में जो लगता है वी कॉल दैट स्टैटिक फ्रिक्शन. और एक बार जब ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है फिर जो फ्रिक्शन लगता है, जब स्लाइडिंग या स्लिपिंग होने लगती है, देन वी कॉल दैट काइनेटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि ये दो सर्फेसेस के बीच में लगता है व्हेन दे आर ट्राइंग टू मूव. एक्चुअली वो स्लिप नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, बट ट्राइंग टू स्लिप ओवर ईच अदर. एंड ये जो फ्रिक्शन होता है, इनफैक्ट स्टैटिक या काइनेटिक किसी भी तरह का फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा सरफेसेस के बीच की रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. ये अप्लाइड फोर्स से बहुत ज़्यादा इसका लेना देना नहीं होता है. इससे फ्रिक्शन जो भी है वो डिसाइड होता है कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन किस तरह का है, स्लिपिंग किस तरह की हो रही है, उससे उसकी वैल्यू या डायरेक्शन डिसाइड होती है. एंड जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स चेंज होता है उसी हिसाब से रिलेटिव मोशन भी चेंज होती है. सो फ्रिक्शन भी जो है वो अपनी यू कैन से वैल्यू जो है उसी हिसाब से एडजस्ट करता है. और स्टैटिक सिचुएशन में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है स्लिपिंग स्टार्ट होने से पहले तक, दैट इज गिवन बाय अ सिंपल रिलेशन, वी कॉल दिस म्यू एस एन. म्यू एस यहाँ पर एक फैक्टर है जो दोनों सर्फेसेस जो कांटेक्ट में हैं उनकी फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है. और कैपिटल एन यहाँ पर दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो है. दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन. जब दो सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है फिर जो रेजिस्टिव फोर्स लगता है, मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वी कॉल दैट काइनेटिक फ्रिक्शन. अब काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में एक चीज़ यहाँ हम जान लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के हिसाब से अपनी वैल्यू एडजस्ट करता है. लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन एक बार सेट हो गया, एक बार रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गई, तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन ना तो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगा, ना वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, और ना इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों सर्फेसेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो कम है या ज़्यादा है. ओके, एंड इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट इज आल्सो गिवन बाय अ सिंपल रिलेशन म्यू के एन. यहाँ पर म्यू के जो है वो फैक्टर है, अगेन वो दोनों सर्फेसेस की फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा. एंड एन इज नॉर्मल रिएक्शन. ठीक, जनरली म्यू के की वैल्यू जो है वो म्यू एस से कम होती है. सो कंसिक्वेंटली जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से कम आती है उसकी वैल्यू. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर सिमुलेशन. सो ये है सेटअप. यहाँ पर एक 50 kg का ऑब्जेक्ट है और बाय डिफ़ॉल्ट फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू सेट हो रखी है. सो लेट अस अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट. इसको अभी पॉज कर लेते हैं.
से हमने 100 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई किया है और ये फोर्स जो है वो ग्रेजुअली हम इंक्रीज़ करते हैं। से इसको सो इसको हमने प्ले किया यहाँ से और हमने 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, वो आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इस टाइम पर 50 न्यूटन लग रहा है हमारे अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ ये जो नीचे वाला सरफेस है ये इस बॉक्स को राइट साइड में मूव नहीं करने दे रहा है। ओके, सो ये जो नीचे वाला सरफेस है ये उस बॉक्स को मूव नहीं करने दे रहा है और अगर ये फ्रिक्शन एब्सेंट होता तो बॉक्स राइट साइड में मूव करता। दैट इज़ वाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो राइट में ग्राउंड के रिलेटिवली वो राइट में मूव करेगा तो ग्राउंड उस पर लेफ्ट में फ्रिक्शन लगा रहा है। एंड यहाँ पर हमारा अप्लाइड फोर्स 50 है, फ्रिक्शन भी 50 है। इस अप्लाइड फोर्स को अगर हम बढ़ा दें, अभी हमारा अप्लाइड फोर्स 55 हो गया है, फ्रिक्शन भी 55 हो गया है। सो जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज़ अ रिमार्केबल पॉइंट अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन कि वो अप्लाइड फोर्स के साथ अपनी वैल्यू एडजस्ट करता है। ओके, सो और हमने अगर फ्रिक्शन बढ़ा दिया से अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया से हमने अप्लाइड फोर्स जो है वो बढ़ाकर 76 न्यूटन कर दिया है एंड फ्रिक्शन फोर्स भी जो है उसके साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। ओके, सो अनलेस कि हम जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ लग सकता है बॉक्स और सरफेस के बीच में उस क्रिटिकल वैल्यू को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक जो फ्रिक्शन है वो इसकी रिलेटिव मोशन को या बॉक्स की मोशन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो उसको अपोज करता रहेगा। और एंड सिंस जो बॉक्स है वो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, किसी तरह की मोशन नहीं है, तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होना है। हमने अगर 76 न्यूटन लगाया है तो बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन भी 76 न्यूटन ही लगाएगा सो दैट द एक्सेलरेशन बिकम्स ज़ीरो। सो दिस इज़ द सिचुएशन। अब इसमें अगर हम फ्रिक्शन और बढ़ा दें, अब जैसे हमने यहाँ पे 50 न्यूटन सडनली फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया तो उसकी वजह से अब हम देख सकते हैं कि अब जो बॉक्स है वो स्लिप कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और अब जो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में वो 94 न्यूटन का है। एंड यू कैन सी बॉक्स की स्पीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंस इस पर नेट फोर्स जो है वो दिख रहा है 32 न्यूटन लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, दैट इज़ वाई स्पीड इज़ इंक्रीजिंग। और यहाँ से अगर हम एक चीज़ और देखें, अप्लाइड फोर्स और बढ़ा दें हमने अभी 176 न्यूटन कर दिया है लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो अभी भी कितना है 94 न्यूटन ही है। ओके, सो दिस इज़ द केस कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स या फिर जो स्पीड होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो एक चीज़ बीच में यहाँ स्किप हो गई है। लेट अस गो बैक टू लेट अस रिड्यूस आवर अप्लाइड फोर्स। ओके, सो यहाँ पर लेट अस मेक द अप्लाइड फोर्स ज़ीरो। ओके, सो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स को हम घटा के ज़ीरो कर देते हैं। ये हमारा अप्लाइड फोर्स ज़ीरो हो गया, लेकिन चूँकि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द बॉक्स हैज़ अ सर्टेन स्पीड, इट इज़ मूविंग, तो वो अब कंटिन्यू करेगा उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। सो वो ग्राउंड के ऊपर जब स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा। अप्लाइड फोर्स हटाने से ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन भी वहाँ से जो है वो सडनली गायब हो जाएगा, फ्रिक्शन लगेगा। जब तक बॉक्स स्लिप करता रहेगा तब तक फ्रिक्शन जो है वो एक सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू उसकी उस मोशन को अपोज करेगी। सो 94 न्यूटन यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा एंड चूँकि बॉक्स की वेलोसिटी राइट साइड में है, फ्रिक्शन लेफ्ट में ही लग रहा है, तो यहाँ पर ये डिसेलरेशन का केस हो गया एंड स्पीड जो है वो रिड्यूस होगी। So let's play this. Okay, so now you can see फ्रिक्शन जो है वो अभी भी 94 न्यूटन ही लग रहा है एंड वेलोसिटी के अपोजिट है, दैट इज़ वाई द स्पीड इज़ डिक्रीजिंग। एंड ये स्पीड जो है ये डिक्रीज़ हो रही है एंड जैसे ही ये स्पीड ज़ीरो हो जाएगी ये फ्रिक्शन यहाँ से एब्सेंट हो जाएगा। यू कैन सी ओके, सिंस देयर इज़ नो स्लिपिंग, जो बॉक्स है अब वो ना स्लिप कर रहा ना स्लिप करने की कोशिश कर रहा, तो इसलिए किसी तरह का कोई रेजिस्टिव फोर्स उसकी मोशन को अपोज करने नहीं आएगा एंड सिंपली जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर आ जाएगा, इट्स वेलोसिटी विल बिकम ज़ीरो। ओके, सो इसको फिर से देख लेते हैं एक चीज़ कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है, ओके, सो हमने इसको 100 न्यूटन अप्लाइड फोर्स कर रखा है और यहाँ पर जो स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज़ ऑल्सो 100 न्यूटन। अब इसको हम अपना अप्लाइड फोर्स हम ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। वी हैव मेड इट 120 न्यूटन और फ्रिक्शन भी 120 है, इसका मतलब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 120 से भी ज़्यादा है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड दैट। ओके, सो अभी हमने इसको 124 न्यूटन कर दिया है, सो हमारा जो फ्रिक्शन है वो भी 124 है। नाउ लेट्स मेक इट 125, फ्रिक्शन इज स्टिल 125 एंड देन अब हमने इसको 126 जैसे ही किया,
ओके, सो यहाँ पर एक रिमार्केबल चीज़ थी जो हमें देखना चाहिए था. सो इन केस यू हैव मिस्ड इट, लेट्स रिपीट इट. So we have found the maximum static friction that can act between the box and the surface. It is 125 Newton. So जैसे ही हमारा applied force 125 से exceed करेगा, okay, so you can see ओके अप्लाइड फोर्स 113 है. सो यहाँ पर हम अप्लाइड फोर्स इसको हमने 125 कर दिया. सो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी 125 है, लेकिन जैसे ही हमारा अप्लाइड फोर्स 125 से एक्सीड करेगा, सो जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक स्टैटिक से चेंज होके काइनेटिक हो जाएगा. एंड सिंस जो म्यू के फैक्टर होता है उसकी वैल्यू म्यू एस से कम होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगेगा वो उसकी वैल्यू सडनली कम हो जाएगी. ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा. एंड जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा अप्लाइड फोर्स 125 न्यूटन है, लेकिन इस पर अगर हम सिर्फ 1 न्यूटन अप्लाइड फोर्स बढ़ाएं तो चूंकि ब्लॉक मूव करना स्लिप करना स्टार्ट करेगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, सो रेजिस्टिव फोर्स कम हो जाएगा. तो अभी तो हम सिर्फ मैक्सिमम से 1 ही न्यूटन फोर्स बढ़ा लेकिन चूंकि फ्रिक्शन घट जाएगा तो फिर जो उस पर नेट फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा. सो वी कैन सी. ओके, सो लेट्स मेक इट 126 न्यूटन. एंड इसको ध्यान से देखिए आप कि जैसे ये 126 होगा, फ्रिक्शन फ़ौरन रिड्यूस हो जाएगा. ओके, दिस इज़ इट. सो फ्रिक्शन जो है वो 125 से रिड्यूस होके जस्ट 94 न्यूटन हो गया है. एंड हमारा जो अप्लाइड फोर्स जो नेट फोर्स आ रहा है वो हो गया है फिर 32 न्यूटन. एंड द ऑब्जेक्ट इज़ एक्सेलरेटिंग. सो दिस इज़ द केस विथ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये वाला पॉइंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो अप्लाइड फोर्स के हिसाब से एडजस्ट होती है. एंड देन एक बार जब अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से एक्सीड कर जाता है, उसके बाद फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है. सो लेट्स स्टॉप दिस. एंड सो यहाँ पर अभी हमने ये एक चीज़ देख ली कि जैसे ही जो अप्लाइड फोर्स है वो एफ एस मैक्स से ज़्यादा हुआ, सो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कम हो गया. सो दिस इज़ बिकॉज कि म्यू के की वैल्यू जो है वो म्यू एस से कम होती है. ओके, अब यहाँ पर एफ एस मैक्स या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसको हम क्रिटिकल फ्रिक्शन की वैल्यू बोलते हैं. जैसे अभी हमने देखा कि 125 पर ये मूव नहीं कर रहा था एंड 126 पर मूव कर गया. अब चूंकि ये जो सेटअप है इसमें फोर्स जो है 1 के इंटरवल में ही बढ़ सकता है. सो हो सकता है कि फोर्स जो है जो मोशन थी वो 125.5 पर स्टार्ट हुई हो या 125.2 पर स्टार्ट हुई हो. सो इसमें हम ये नहीं जान सकते हैं. सो but suppose कि we have the critical friction Fs max, the critical friction is acting. So suppose this is critical friction is 125 न्यूटन. से कि मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक जो लग सकता है वो 125 न्यूटन है. अब यहाँ पर क्या है कि ये एक क्रिटिकल वैल्यू कैसे है कि अगर हमारा फोर्स जो है 124.99999 न्यूटन, जितनी बार हम चाहे 9 लिख सकते हैं, अगर इतना है तो ये वैल्यू हमारी 125 से कम है, विच सजेस्ट्स कि ब्लॉक को मूव नहीं करना चाहिए. और अगर हमारा अप्लाइड फोर्स जो है ये 125.000000 राइट एज मेनी जीरो एज यू लाइक एंड देन लास्ट में हम 1 लिखते हैं. ठीक, तो इस तरह का जो फोर्स होगा ये 125 से स्लाइटली हायर है, तो जिसकी वजह से मोशन स्टार्ट हो जानी चाहिए. लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो 124.99999 एंड 125.00001 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 125. ठीक है, इसमें 125 और 124.999 या 125.0001 उसमें कोई बहुत रिमार्केबल डिफरेंस नहीं है. सो 125 को हम क्रिटिकल वैल्यू लेते हैं. दैट मीन्स कि सिचुएशंस के हिसाब से 125 पर ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर भी रह सकता है और 125 पर ही वो मूव भी कर सकता है. ओके, सो आगे चलते हैं. एंड इसमें जो है लेट अस ट्राई टू फाइंड, जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो 125 न्यूटन है. सो उसी को हम क्रिटिकल एफ एस मैक्स लेकर यहाँ पर हम कैलकुलेट करें कि ये जो म्यू एस लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है. सो ब्लॉक जो हमने लिया है वो उसका मास 50 kg है और इस पर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो 125 है. सो वी कैन कैलकुलेट, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एस. Okay,
सो एफ एस मैक्स जो होता है वो अभी हमने बताया आपसे कि दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. ओके, सो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. एंड सिंस ब्लॉक जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है लाइक दिस, एंड इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा mg, और सरफेस से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो ऊपर की तरफ है, तो सिंपली n की वैल्यू यहाँ पर mg के बराबर हो गई. सो दिस इज म्यू एस इंटू mg, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ एफ एस मैक्स, इट इज 125 न्यूटन. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एस. m इज़ 50, g की वैल्यू हम रफली 10 ले लेते हैं. एंड सेटअप में भी हमने जहाँ तक कैलकुलेशन की है, सेटअप में भी वैल्यू g लेकर ही ये सिमुलेशन प्रिपेयर किया गया है. सो यहाँ से वी कैन सी म्यू एस की वैल्यू जो है अगर उसको हम कैलकुलेट करें, सो दिस इज़ 125 अपॉन 500 ये आ जाएगा. सो इफ़ यू solve this is equal to 0.25. okay, so by default इस सिमुलेशन में, अब इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, by default सिमुलेशन में म्यू एस की वैल्यू जो है वो 0.25 न्यूटन है. we can also calculate the value of म्यू के. स्टैटिक फ्रिक्शन में जो फैक्टर है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वी नो एफ के इज इक्वल टू म्यू एस एन, एंड अगेन एन की जगह हम एम जी लिखेंगे. सो दिस इज म्यू एस, sorry, let's move this. Fk is equal to mu k n है, so mu k mg हो जाएगा ये. Now mu k is equal to Fk. अब सेटअप में हम देख सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो 94 न्यूटन है. सो दिस इज 94 अपॉन 500. ओके, सो इफ़ यू कैलकुलेट दिस कम्स आउट टू बी 0.188. ओके, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है म्यू के या म्यू एस जो भी फैक्टर है. ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट म्यू एस और म्यू के की वैल्यूज़ जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है. सो उससे अब हम कुछ और चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ म्यू एस, एंड ओके, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट कि यहाँ पर मैक्सिमम इस सेटअप में मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग रहा है उस सिचुएशन में. अब ये यहाँ से ये जो हम चेंज कर रहे हैं, ये इसको जो हम स्लाइड कर रहे हैं उसकी वजह से यू कैन सी, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अगर इसको हमने बिल्कुल एकदम लेफ़्ट में कर दिया है तो ये जो सरफेस है ये आइसी सरफेस हो गया है. यू कैन सी सम आइस इज मेल्टिंग. एंड जैसे ही हम इसको फिर राइट में स्लाइड कर रहे हैं, सरफेस का नेचर चेंज हो गया है. नाउ इट इज़ अ रफ सरफेस, एंड जैसे जैसे हम इसको राइट में स्लाइड करते जा रहे हैं यू कैन सी सरफेस पर जो है वो इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं, एंड दैट शोज़ कि सरफेस इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर रफ. सो बिल्कुल एकदम राइट में है. सो इस टाइम पर जो सरफेस है वो सबसे ज़्यादा रफ है, एंड रफ होना या स्मूथ होना, एंड इसको हम दूसरे तरह से अगर हम कहें तो म्यू एस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी. सो अगर इसको ये हमने मैक्सिमम पे सेट कर रखा है, दैट मीन्स कि म्यू एस की जो वैल्यू है वो इस टाइम पर मैक्सिमम है बिटवीन द सरफेस, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस. म्यू एस एक्चुअली जो है वो दोनों जो पेयर होते हैं उस पर डिपेंड करता है. जैसे अभी हमने यहाँ पर अगर ये वुडन बॉक्स है, अब उस चीज़ का ध्यान तो यहाँ पे नहीं रखा गया है इस सेटअप में, लेकिन अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज़ करें, जैसे ये रेफ्रिजरेटर है, ये डिफरेंट मटेरियल का है, तो इसके लिए म्यू के की वैल्यू या म्यू एस की वैल्यू अलग आएगी. या फिर उसकी जगह हम ये मेटल का कंटेनर हम रख दें तो उसके लिए भी म्यू के म्यू एस की वैल्यू डिफरेंट आएगी. ओके, बट उसको इस सेटअप में अकोमोडेट नहीं किया गया. नो प्रॉब्लम. लेट अस चेंज द मास. ओके, सो ये है 100 kg मास, एंड हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. लेट अस सी कि यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है. इसको प्ले कर लेते हैं, एंड अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर है. दैट मीन्स कि अभी भी हमारा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक से कम है. ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ मोर देन 350 न्यूटन. 400 हो गया है, अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. 450 है, 500. ओके, मैक्सिमम फोर्स लग सकता है 500. सो 500 फोर्स लगाने पर भी वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. ओके, सो अब एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान देनी है कि जो फ्रिक्शन है वो एफ एस मैक्स जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एफ एस मैक्स इस सिचुएशन में हम लिख रहे हैं म्यू एस एम जी. सो फ्रिक्शन इज़ प्राइमरीली डिसाइडेड बाय म्यू एस, लेकिन साथ ही साथ वो उसके मास से भी डिसाइड हो रहा है. अगर हम हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन नेचुरली वहाँ पर ज़्यादा लगेगा. सो फिर नॉर्मल रिएक्शन जब ज़्यादा लगेगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी.
ओके सो यहीं पर हम अप्लाइड फोर्स हमारा 500 न्यूटन है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये हमने देखो, यू कैन सी हमने इसको 50 न्यूटन किया तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो सडनली एफएस मैक्स जो है वो चेंज हो गया है। सो हमें जो है 50 न्यूटन के साथ ही करना पड़ेगा, इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज़ 100 न्यूटन पर ये ऑब्जेक्ट जो है मूव ही नहीं करेगा। सो 100 kg ऑब्जेक्ट के लिए जो एफएस मैक्स आ रहा है वो जो मैक्सिमम फोर्स 500 लग सकता है उससे भी ज़्यादा आ रहा है। ओके सो लेट्स ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। ओके एक और हम अप्लाइड फोर्स भी लगा लेते हैं, उससे जल्दी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आएगा। ओके अगेन सो ये 50 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पर हम 50 न्यूटन, 100, 150, 250, 300. Okay, so this is between 250 and 300. Okay, so इसको पहले स्टॉप कर लेते हैं। The speed is reducing. Okay, applied force जो है वो 250 है। So the maximum static friction is between 300 and 250. So हमें इसको okay, so it is around 251 or 2 something. So एक बार और इसको हमें ध्यान से करना पड़ेगा। Let's bring the speed to 0. Okay, so applied force is 101 Newton. Now 201, 251. Okay, so 250 पर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है एंड एक बार और देख लेते हैं इसको टू बी वेरी श्योर कि 251 ही एग्जैक्टली है। ओके सो 250 पर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा और जैसे ही फोर्स हमारा 251 हो रहा है सो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जा रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम इंटीजर में बात करें सो एफएस मैक्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 250 न्यूटन है। सो इफ़ इसको स्टॉप कर लेते हैं। So if the maximum static friction is 250 Newton, so we can calculate the value Fs max again. Fs max is equal to mu s into mg. So mu s is equal to Fs max is 251. Okay, 250 ले लेते हैं, 250 अपॉन अगेन 500 ये हो जाएगा। सो ये दिस इज़ वेरी इजी। मैक्सिमम जो यहाँ पर इस सेटअप में म्यू एस की वैल्यू सेट की गई है वो 0.5 है। ओके दैट्स इट। और अब इसको अगर आप चाहें तो अब इसको मैक्सिमम जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो कितना है, जैसे अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो 188 न्यूटन लग रहा है। सो यहाँ से हम म्यू के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Okay, now let us try to do something. Okay, so यहाँ पर हमें एक मिस्ट्री ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसकी वैल्यू हम इसको पहले डिफ़ॉल्ट पे सेट कर लेते हैं। ओके ये एक मिस्ट्री ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एंड इसकी मास की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें भी एक मिस्ट्री ऑब्जेक्ट था एंड आई फॉरगॉट टू कैलकुलेट द मास। तो उसको यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का मास हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम फ्रिक्शन बिल्कुल एब्सेंट रख लेंगे एंड वहाँ पर हम F इज़ इक्वल टू ma जो है उससे फ्रिक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश इसका मास कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एंड दूसरा फिर जो फ्रिक्शन की प्रेजेंस में हम देखेंगे कि इसका मास कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो लेट अस ट्राई टू डू दिस। हम F इज़ इक्वल टू ma न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे इसका मास कैलकुलेट करने के लिए। ओके सो ठीक है, नेसेसरीली फ्रिक्शन यहाँ पर ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिक्शन रख के भी हम F इज़ इक्वल टू ma लगा सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी फ्रिक्शन हम एब्सेंट कर लेते हैं। ओके सो यहाँ पर इस पर हम पहले इसको पॉज कर लेते हैं। ओके सो इस पर हम लेट अस से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ओके लेट्स मेक द फ्रिक्शन एब्सेंट। ओके सो हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है और 100 न्यूटन इस पर नेट फोर्स है एंड यहाँ पर हमें जो है वो क्लॉक लेकर आना पड़ेगा। F इज़ इक्वल टू ma अगर हमें अप्लाई करना है सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओके सो वी हैव टू ब्रिंग इन द क्लॉक। Okay, this is our clock. ठीक,
सो हमें यहाँ पर अगर इसका एक्सेलरेशन, हमें अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन अगर हम इसका कैलकुलेट कर लें, सो वी कैन फाइंड इट्स मास। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 मालूम है एंड हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में देखना है कि उसकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है। तो हम देखेंगे कि 20 स्पीड कितनी देर में हो जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट दिट्स 3 2 1 गो। स्पीड 20 पर हमें स्टॉप करना है इसको। इट इज़ नाउ 12 13 14 16 ओके 26 थोड़ा ज़्यादा होगी। सो से टाइम जो है हमारा 10 सेकेंड है और स्पीड जो है वो 20 हो गई है। सो लेट अस फाइंड एक्सेलरेशन। Okay, so acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon time. Final is 20, initial is 0, time is 10 seconds. So you can see here the acceleration is 2 meter per second square. Okay, this is good. So if acceleration is 2 meter per second square, then we can straightforward calculate the mass. So mass is equal to net applied force, जिसको हमने 100 न्यूटन लिया है, and acceleration is 2, so the mass comes out to be 50 kg. Okay, so this is the mass of the mystery object. Okay, अब इसको हम दूसरी तरह से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्रिक्शन है उसको ले लेते हैं एंड ये सारी वैल्यूज़ ऑन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, वो हमने कैलकुलेट किया था। इट वाज 125 न्यूटन और म्यू एस की वैल्यू भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटअप है उसमें कैलकुलेट किया था 0.25। तो इफ़ यू नो द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ म्यू एस, देन जी की वैल्यू हम 10 यूज़ करके हम इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मिस्ट्री ऑब्जेक्ट। सॉरी, हमें सिर्फ म्यू एस की वैल्यू मालूम है। ओके, वी आर टेकिंग दिस कि यहाँ पर सेटअप में म्यू एस की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, चाहे जो भी ऑब्जेक्ट हो म्यू एस सबके लिए सेम है। हालांकि एक्चुअली क्या है कि ऑब्जेक्ट चेंज करने पर जो पेयर ऑफ सर्फेसेस हैं जो कांटेक्ट में है तो वो चेंज हो जाएंगे, सो म्यू एस चेंज होना चाहिए, बट सेटअप में नहीं चेंज किया गया है। तो आई एम सपोजिंग कि ये ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है तो जितना म्यू एस की वैल्यू है इस ऑब्जेक्ट के लिए भी म्यू एस की वैल्यू उतनी है। ओके, सो वी डोंट नो एफ एस मैक्स। ओके, वी नीड टू फाइंड एफ एस मैक्स फर्स्ट। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर हम फोर्स बढ़ा लेते हैं 100 न्यूटन। अब इसको थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ाते हैं 115, 121 टू 24, 25, 26। ओके, सो यहाँ पर भी जो है वो एफ एस मैक्स कितना लग रहा है, 125 लग रहा है। तो अब हम यहाँ से गेस कर ही सकते हैं कि अगर एफ एस मैक्स 125 लग रहा है तो इसका मास वही होगा जो इसके केस में एफ एस मैक्स जो है इसके केस में भी 125 ही लगता है। तो दोनों का मास सेम होना चाहिए। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरिफिकेशन। स्टिल वी कैन कैलकुलेट। We know the value of mu s, we know the value of fs max. So fs max is equal to mu s mg and यहाँ से हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करना है। So this is equal to fs max which is 125 upon mu s which is 0.25 and then the value of g. Okay, so इसको अगर हम कैलकुलेट करें this will come out to be 50 kg. It is simple. So we have calculated the mass of this mystery object by 2 methods. एंड इसमें यहाँ पर एक चीज़ और हम ये करेंगे, जैसे इस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं 50 kg का ऑब्जेक्ट है और इस पर हमने फोर्स अप्लाई कर रखा है। लेट्स प्ले दिस। द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, अप्लाइड फोर्स बढ़ा लेते हैं एंड ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो इस टाइम 22 के अराउंड स्पीड है एंड ऑब्जेक्ट राइट साइड में मूव कर रहा है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है 94 न्यूटन वो लेफ्ट में लग रहा है। नाउ लेट्स चेंज द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स हम राइट में ना लगाकर अब हम लेफ्ट में लगा रहे हैं। ओके, नाउ यू कैन सी अप्लाइड फोर्स जो है वो उसको हमने से सो यू कैन सी अप्लाइड फोर्स यहाँ पर ये हमने 150 न्यूटन कर दिया है और काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 94 न्यूटन है। सो हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो इस टाइम पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन में है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अप्लाइड फोर्स इज़ नॉट ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्रिक्शन। ठीक, सो अब यहाँ पर क्या होगा, यू कैन गेस, यू कैन मेक अ गेस क्या होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट जो है ये
रुक जाएगा या राइट में मूव करेगा या लेफ़्ट में मूव करेगा, या जो फ्रिक्शन है वो अब चूँकि अप्लाइड फोर्स चेंज हो गया, लेफ़्ट में हो गया तो क्या अप्लाइड फोर्स राइट में हो जाएगा। लेट अस सी। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है वो अभी भी राइट साइड में है, फ्रिक्शन अभी भी लेफ्ट साइड में है, अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस सिचुएशन में एक ही डायरेक्शन में है। सो दिस प्रूव्स द पॉइंट कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि वो डिसाइड होता है जो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन की। सो दिस प्रूव्स द पॉइंट कि जो फ्रिक्शन है इट हैज़ टू डू मोर विथ रिलेटिव मोशन रादर देन द अप्लाइड फोर्स। ओके, सो अब इसमें एक हम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। से ये 50 kg का ऑब्जेक्ट है एंड इस पर हम अप्लाइड फोर्स 0 कर लेते हैं एंड लेट्स मेक एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। ओके, सो ये 50 kg का ऑब्जेक्ट है और इसकी स्पीड हम इस पे फोर्स लगा के बढ़ा लेते हैं। ओके, सो लेट्स मेक द स्पीड 50 नो नॉट 20.3। ओके, लेट्स रिड्यूस इट अ बिट, जस्ट अ बिट, देन लेट्स मेक इट एग्जैक्टली 20. Okay, so 20.1 it will work. Okay, now the speed is roughly 20 meter per second and the friction force is 94 Newton. Let's remove the applied force. Applied force को जो है वो हम 0 कर लेते हैं यहाँ पर। Okay, now there is no applied force, only friction. Sorry, applied force is there, 94 Newton. Okay. Okay, now there is no applied force, only friction is there. So let us calculate. अब ये default setting है, so we know the value of mu s. So let us calculate कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी देर में स्टॉप हो जाएगा। So with the help of this clock we will find out कि ये ऑब्जेक्ट कितनी देर में स्टॉप होगा। So पहले हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। हमें mu s की वैल्यू मालूम है। Okay, mu s is 0.25 and इस पर so let's make a diagram. This is the object, इसका मास 50 kg है और इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है 94 न्यूटन। ओके, सो यहाँ पर जो डिसेलरेशन है वो कितना होगा। अब ये जो फ्रिक्शन लग रहा है यही अकेला फोर्स है एंड वी कैन राइट इट एज mu k mg and then the acceleration will be net force mu k mg, net force divided by mass. Okay, so ये हो गया। Okay, so let us find the value of this deceleration here. So mm cancel हो गया and this deceleration is simply equal to mu k into g and mu k की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था। by default it was 0.188. Okay, so this is 0.188 and then g is 10, so this is finally 1.88. Okay, 1.88 meter per second square. Let's put a minus sign here. This is deceleration. So this is the deceleration, the value of deceleration, and the object has velocity. It has a certain velocity. इसकी velocity है 20 meter per second. So now we need to find कि ये कितनी देर में ये object stop होगा. So we can use the equation of motion. First equation of motion, v is equal to u plus at. The final velocity has to be 0. Initial is 20. The deceleration is 1.88, and then we need to find the time. So time is equal to 20 upon 1.88. Okay. So इसको अगर हम calculate करें, this comes out to be 10.63 second. Okay, so in 10.63 second the object should stop. So let us see that. Okay, so अब यहाँ से इसको प्ले करते हैं, क्लॉक भी स्टार्ट करेंगे एंड विद इन अराउंड 10.3 सेकेंड द स्पीड विल रिड्यूस टू 0. सो स्पीड हम रिड्यूस हो जाएगी 0, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है. वी विल हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ द क्लॉक. ओके, सो 3, 2, 1 go. Okay, so speed is coming down. It is 10,
7 6 5 4 3 2 1 0। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पर जो क्लॉक है उसको स्टॉप करने में मिसमैच हुआ है। आई वॉज जस्ट अ लिटिल लेट। सो ये अभी भी जो वैल्यू है 10.63 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11.24 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10.63 सेकेंड। सो आवर कैलकुलेशन वाज करेक्ट, वी प्रेडिक्टेड द राइट सिनेरियो। ओके, सो अब इसमें ये जो नेक्स्ट सेगमेंट है, एक्चुअली वी हैव डन ऑल द थिंग। जो नेक्स्ट सेगमेंट है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं, जस्ट ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू यहाँ पर ऐड कर ली गई है। सो वी कैन नॉट डू मच इन दिस केस। हम यहाँ पर एक चीज़ बस परफॉर्म कर सकते हैं। सो एक चीज़ को हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है इसका, अभी हमने जस्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है 1.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा था, तो इसमें भी देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है। एंड अब हम इस पर जो पहले ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से हटा लेते हैं, एंड इस पर हमने अपना अप्लाइड फोर्स जो है वो हटा लिया है। एंड सिर्फ इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ऑब्जेक्ट का मास 50 kg है एंड म्यू के की वैल्यू हमने कैलकुलेट ही किया था। सो यहाँ से एक्सेलरेशन जो आना चाहिए वो -1.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। लेट्स चेक दैट। सो इसको हम यहाँ से, ओके, सो यू कैन सी the acceleration is -1.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो अगर हम क्लॉक यूज़ करें सो हम एक्सेलरेशन ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, सो आप उसमें देखिएगा आप और क्या कर सकते हैं, बट ऑलरेडी वी हैव डन मोस्ट ऑफ द थिंग विद फ्रिक्शन। एक चीज़ हम यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं कि जैसे ये बकेट है, इसमें ऑब्जेक्ट ये लिक्विड है, तो जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर जब फोर्स लगाया जाता है तो सारे मॉलिक्यूल, सारे पार्टिकल्स जो मूव करने लग जाते हैं। लेकिन जब ये लिक्विड पर हम फोर्स लगाएंगे तो इनर्शिया की वजह से, ओके, लेट्स ब्रिंग बैक द स्पीड टू 0। ओके, सो इनर्शिया की वजह से जो बकेट पे फोर्स लगेगा, बकेट रिजिड ऑब्जेक्ट है, बकेट विल स्टार्ट मूविंग, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया जो लिक्विड है वो मूव नहीं करना चाहेगा। ओके, सो बकेट राइट साइड में मूव करेगी, लिक्विड वहीं रहेगा। सो बकेट के रिस्पेक्ट में लिक्विड जो है वो ये लगेगा कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। ओके, सो उसकी वजह से बकेट में जो लिक्विड है वो बैक साइड में पाइल अप हो जाएगा। So this happens because of the friction. So you can see अभी चूँकि बकेट मूव नहीं कर रहा है, there is no inertia playing। जो लिक्विड में पाइलअप में जो इनर्शिया का रोल होता है उसका कोई भी यहाँ पे फ़िलहाल रोल नहीं है। एंड जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेट्स रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, नाउ यू कैन सी, ये वैल्यूज़ हम हटा लेते हैं। नाउ यू कैन सी इस पर हमने फोर्स लगा रखा है, और जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा उसको रेजिस्ट करेगा मूव करने से। सो अगर हमने ये फोर्स अप टू 500 पूरा कर दिया है, सो यू कैन सी द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। लेट्स स्टॉप द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही ये फ्रिक्शन काम करने लग गया, सो यू कैन सी फ्रिक्शन लग रहा है। सो फ्रिक्शन चूँकि फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, इसलिए इनर्शिया की वजह से वो जो मास है वो राइट में मूव कर रहा है, और जब हमारा अप्लाइड फोर्स राइट में था तो इनर्शिया की वजह से मास जो है वो लेफ्ट में मूव कर रहा था। ओके, सो एक बार और इसको हम देख लेते हैं, रिड्यूस द फ्रिक्शन। और ये ऑब्जेक्ट जो है ये अभी मूव कर रहा है, एंड जब तक इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तब तक वो जो फ्री सरफेस है वो इंक्लाइंड है। और जैसे ही अभी हमारा अप्लाइड फोर्स हटेगा, यू कैन सी ये 40 के बाद ये फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता है, सो 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ यू कैन सी जैसे ही फोर्स हट गया यहाँ से, वैसे ही जो इंक्लिनेशन है वो चेंज हो गया, बिकॉज नेट फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। सो अगर हम फ्रिक्शन और बढ़ा लें तो इंक्लिनेशन भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा।
ओके, सो दिस इज़ द थिंग वी कैन डू। ये लिक्विड जो दिया हुआ है, अब इसमें और भी बहुत कुछ हम कर सकते थे, जैसे यहाँ पर इसमें इस सिमुलेशन में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि एक के ऊपर एक ब्लॉक अगर हम रखेंगे तो उन ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस तरह से बिहेव करेगा। अगर वो चीज़ें भी दी हुई होती, सो दिस वुड हैव बीन अ रिमार्केबल सिमुलेशन। मतलब जो जेई लेवल तक की प्रॉब्लम होती है उस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। ओके, सो दिस इज़ इट and okay, so we have done all the things. There is nothing more to do, to play with, to do, to experiment with. Okay, so अब इसमें जो है, अब ये जो सिमुलेशन हमने चूज़ किया था, ये बाकी जो सिमुलेशंस हैं उन सब में भी बहुत बेसिक है। तो ये जो सिमुलेशन है इसमें जो भी सेटअप बनाया गया है वो काफ़ी बेसिक है, एंड इसको और बहुत एडवांस और बहुत ज़्यादा यूज़फुल कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ें और उसमें हम ऐड कर दें। एंड फर्दर ये जो पर्टिकुलर हमने सिमुलेशन लिया था, दिस वाज इवन फाउंडेशनल, इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बेसिक थी। देयर वाज़न्ट मच टू डू टू प्ले विथ। सो आप इसके दूसरे सिमुलेशंस ट्राई करिएगा, दे आर मच बेटर, दे आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसके साथ हम बहुत सारे अपने आइडियाज़ लगा के कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि ये जो होगा ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, सो दिस इज़ इट, सी यू सून, थैंक यू।